हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभी तक हम लोग परिवार के 2 पार्ट पढ़ चुके थे, 2 सीरीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि आज हम लोग को परिवार टॉपिक फिनिश करना है, तो पेशेंस रखना है और अच्छे से क्लास को फिनिश करना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। इतने लोग क्लासेस देखते हैं लेकिन लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करिए, ठीक है ना। तो परिवार पढ़ चुके थे हम लोग, परिवार के सिद्धांत भी पढ़ चुके थे उत्पत्ति के। तो आज हम लोग पढ़ते हैं परिवार के प्रकार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। बिल्कुल, परिवार के अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, स्त्री पुरुष की सत्ता, निवास, वंश नाम आदि के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो परिवारों के वर्गीकरण को हम लोग देख लेते हैं। संख्या के आधार पर होता है केंद्रीय या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, ठीक है ना। तो संख्या के आधार पर क्या है, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार हो गया, संयुक्त परिवार है और विस्तृत परिवार है। निवास स्थान के आधार पर हो गया पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय, इसे मातुल स्थानीय भी बोलते हैं, और द्विस्थानीय परिवार जो 2 स्थानों पर रहते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं अधिकार के आधार पर। क्योंकि इनको विस्तृत पढ़ना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नाम बोल रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इनको विस्तृत समझेंगे। अगर यहीं पे मैं समझा दूंगी तो फिर आगे हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग नाम जान रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड है अधिकार के आधार पर। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों हम लोगों ने कल पढ़े थे इसके सिद्धांत, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार का। पितृसत्तात्मक हेनरी मैन, मातृसत्तात्मक का विफ्राल्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी परिवार, मातृमार्गी परिवार, और वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार, द्विनामी परिवार, और विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही के भी यहाँ पे प्रकार दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। तो बहुपत्निक परिवार, बहुपतिक परिवार, समूह विवाही परिवार। अब बहुविवाही आपको हर बुक में कहीं ना कहीं इसके प्रकार अलग मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो। बहुत कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हुआ है कि कितने प्रकार हैं, कितने क्या प्रकार हैं। आपसे नंबर ऑफ फैमिलीज नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये किसका भाग है या इस परिवार के अंतर्गत क्या आता है। आप लोग इतना डिटेल में नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि बहुपति विवाही परिवार का कितने प्रकार के होते हैं या बहुपत्नी परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो सिर्फ इसलिए आपको रिलेट करके पढ़ना है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आपकी समझ के लिए आपको रिलेट करके पढ़ना है। बाकी आपसे कोई पेपर में फ्लो चार्ट नहीं बनवा रहे हैं, आपका थ्योरी वाला एग्जाम नहीं हो रहा है जो आपसे फ्लो चार्ट बनवाया जाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जो मैंने विवाह आपको पढ़ाया था, विवाह चैप्टर, तो उसमें मैंने ये फ्लो चार्ट आपको बनवाया था। इस प्रकार के जो चार्ट आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, इससे थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंट है। तो वो दोनों बुक ऑथेंटिक हैं लेकिन दोनों का अलग अलग प्रकार है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए विवाह के परिवारों के प्रकार, बाकी फ्लो चार्ट आपको बनाना नहीं है, किसके अंडर क्या आता है आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ फैमिली नहीं पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मैरिज नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की विवाह होते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे नाम पूछा जाएगा प्रॉपर किस चीज़ के लिए है, तो ऐसा पूछा जाएगा। तो आप फ्लो चार्ट पे बहुत ज़्यादा ना जाएं, आगे बढ़ते। और बहुविवाही परिवार अब देख लेते हैं। इसमें बहुपत्निक परिवार हो गया, बहुपतिक परिवार हो गया, समूह विवाही परिवार, और बहुपतिक विवाह में ही हो गया भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बहुपत्नी जो परिवार है उसको डिस्क्राइब नहीं किया, केवल बहुपति वाले को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना। तो अन्य रूप देख लीजिए। जनन मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जनन मूलक, प्रजनन मूलक, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार। आपको सिर्फ नाम जानने हैं, उसके अंदर का भी हम लोग विस्तृत समझ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनकी विस्तृत रूपरेखा। संख्या के आधार पर परिवार। अब संख्या के आधार पर परिवार क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। नंबर 1 है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता हैं। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने किसी प्रकार को बढ़ावा दिया है तो संयुक्त परिवार का विघटन और क्या है, नाभिकीय परिवार को बढ़ावा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समाज में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने परिवार पर क्या प्रभाव डाला है, तो आप लोग बोलेंगे कि परिवार के स्वरूप का विघटन किया है, परिवार संयुक्त से एक परिवार के रूप में बदले हैं, ठीक है ना, या न्यूक्लियर फैमिली के रूप में बदले हैं।
जहाँ कृषि प्रधान समाजों में संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रधानता पाई जाती रही है, वहीं औद्योगिक समाजों में केंद्रीय या नाविक परिवारों की। बिल्कुल आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे, अभी भी आपको संयुक्त परिवार के इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिल जाएगा कि वो लोग कई पीढ़ियों से संयुक्तता में है, एक साथ संयुक्त पीढ़ी में रह रहे हैं, 100 मेंबर हो गए हैं, लेकिन संयुक्त परिवार अभी तक उनका बरकरार है, कृषि प्रधान है। तब अब औद्योगिक जमाना आ गया है, तो क्या है, लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय रूप जो परिवार का स्वरूप है वो क्या है, नाभिकीय होता जा रहा है, केंद्रीय होता जा रहा है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में परिवार की संयुक्तता को बनाए रखना कठिन हो गया है। आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार तथा भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विकास ने एकाकी परिवारों को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। बिल्कुल अब संस्कृति का प्रसार हो रहा है, भौतिकवादिता की ओर लोग बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और आधुनिक सभ्यता इतनी तेज़ी से फैल रही है कि लोग क्या है, संयुक्त परिवार को विघटन करके नाविक परिवार की ओर या क्या कहते हैं, एक परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। आज व्यक्ति नाते रिश्तेदारों की दृष्टि से विशेष ना सोचकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के दृष्टिकोण से ही अधिक सोचता है। बिल्कुल क्या है, लोगों को क्या मतलब है कि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब, बाकी नाते रिश्तेदार क्या जा रहे हैं कि फ्यूचर में बच्चे साथ देंगे, पत्नी साथ देगी। लोगों को आजकल सिर्फ अपने से मतलब रह गया, अपनी पत्नी और बच्चों से मतलब रह गया, यहाँ तक कि माँ बाप से संबंध भी इतने अच्छे नहीं है किसी के, और भाई बहनों से भी संबंध अच्छे नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि परिवारों में बढ़ रही है, और समाज में औद्योगिकवाद बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण आ रहा है, परिवारों में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर लोग बढ़ने की, अगर एक कामयाब हो गए तो वो अपने आप को अलग कर लेता है परिवार से, ठीक है ना। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में रहने वाले बहुत से लोग आज भी एकाकी या नाविक परिवार स्थापित करने की दृष्टि से सोचते हैं। बिल्कुल अगर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ या मैं बाहर निकल आया हूँ, तो क्यों ना अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर शहर में आ जाऊँ, तो वो लोग मेरे साथ रह सकेंगे। तो क्या है, तो एक संयुक्त परिवार का विघटन ही है। केंद्रीय या नाभिक परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा है, तो केंद्रीय या नाभिक परिवार है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। आश्रित बच्चे का मतलब हो गया जो खुद के पैरों पर नहीं खड़े हैं, माता पिता पे आश्रित हैं, जैसे ही उनका विवाह हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, तो वो क्या है, माता पिता का साथ छोड़ देंगे। ऐसा आपको बहुत से वेस्टर्न कल्चर में मिल जाएंगी फैमिलीज। अमेरिका हो गया, 18 साल के बच्चे होते हैं तो वो अपने माँ बाप का साथ छोड़ के अलग रहने लग जाते हैं। ऐसा बहुत जगह व्याप्त है, बहुत से कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के परिवारों में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे इसमें बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही रहते हैं, है ना। जब तक शादी नहीं हुई तब तक बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे, जैसे ही शादी हो जाती है बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। विवाह के बाद वे अपना स्वयं का नाविक परिवार बना लेते हैं। बिल्कुल शादी होती तो उनकी खुद की पत्नी हो जाती, कुछ साल बाद उनका बच्चा भी हो जाता है, तो क्या है, उनका खुद का एक नाविक परिवार बन जाता है, और वो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप को साथ रख लेंगे, अपनी पत्नी बच्चे भी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार का रूप ले लेगा। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था अनेक जनजातियों में भी देखने को मिलती है। ऐसे परिवार में सदस्य भावात्मक आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ऐसे परिवारों का आकार बहुत ही सीमित होता है। बिल्कुल जब आकार सीमित है तभी वो न्यूक्लियर फैमिली है, तभी वो एकल परिवार है, और इनका बच्चों के जीवन पर काफ़ी रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों के जीवन पर देख रहे हो, रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा इनका। आज अधिकांश देशों में परिवार में परिवर्तन की प्रवृत्ति संयुक्तता से नाविकता की ओर है। बिल्कुल संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं सभी अधिकांश देशों में क्या हो गया कि परिवार जो है संयुक्तता यानी संयुक्त परिवार है वो टूट कर नाविक परिवार की ओर आ रहे हैं। भारत में हुए विभिन्न अध्ययन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। बहुत से अध्ययन है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो संयुक्त परिवार है वो विघटित होकर क्या है, एकल परिवार या एक परिवार का रूप ले रहे हैं। संयुक्त परिवार पे आते हैं। अब अपना सेकंड जो परिवार का प्रकार है तो संयुक्त परिवार है, इसको भी समझ लेते हैं। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। मतलब 3 पीढ़ियाँ हो गई, बाबा दादी, एक पीढ़ी उनकी हो गई ना, उनके बच्चे यानी कि पापा मम्मी, और एक आप और आपकी पत्नी, मतलब हम लोग हैं, स्त्री की बात ना करके पुत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटी की शादी होकर ससुराल चली जाती है तो अलग पीढ़ी। अगर बेटी भी अपने पति के साथ रहती है तो वो भी 3 पीढ़ी है, ठीक है ना। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में बनाकर भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। मतलब नातेदारी व्यवस्था का मतलब है कोई ना कोई रिलेशन होता है एक दूसरे में, कोई माँ है, बेटा है, बहन है, भाई है, तो ये क्या है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ना कुछ दायित्व हैं जिनका निर्वहन करते हैं लोग।
डॉक्टर दुबे कहते हैं कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। बिल्कुल, जब एकल परिवार है, मूल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली है, साथ साथ रहते हैं, निकट के संबंधी हैं और भोजन एक स्थान पर करते हैं, आर्थिक रूप से भी मिलकर कार्य कर लेते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार का रूप बन जाता है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं उनकी पत्नियां, बाप, बच्चे, विधवा बहनें एवं बेटियां होती हैं। अब विधवा बहनें बेटियां क्यों लिखा गया है कि शादी होगी तो वो अपनी ससुराल में होंगी, कहीं ना कहीं ये कल्चर है हमारा, तो इसलिए हम लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हिंदुओं में और प्रमुखता ग्रामों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं। तो ये देखिए, हिंदू जो समुदाय है और ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या है, संयुक्त परिवार की अधिकता है। जेडी मेन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड सिस्टम, ठीक है ना, आप बुक का नाम याद रखेंगे। मेरा थ्योरी पढ़ाने का सिर्फ एक मतलब है, वरना मैं भी नाम बता के आपको समझा सकती थी, क्योंकि अगर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो बीच बीच में बुक्स आ रही हैं, समाजशास्त्रियों के नाम आ रहे हैं, उनकी डेफिनेशन आ रही है, तो हम लोग क्या चैप्टर वाइज समझते चलेंगे। वरना आपको भी पता है कि संयुक्त परिवार क्या है, एकल परिवार क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग समझते आए हैं। लेकिन अगर हम लोग उनको थ्योरी से पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बीच बीच में जनजातियाँ जो आएंगी उनको समझ लेंगे, और जो बुक्स हैं उनको समझ लेंगे, समाजशास्त्री हैं उनको समझ लेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि थ्योरी पढ़ाने का, कि आप लोग बीच बीच में इन सबको समझते जाएँ। हिंदू लॉ का सिस्टम किसकी बुक है, तो जेडी मेनन की है। मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार जिसे थारवाड़ कहते हैं। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो मालाबार के नायर हैं, नायर जनजाति है, उसमें जो संयुक्त परिवार है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो थारवाड़ है। और थारवाड़ किसे कहते हैं ये भी पूछा गया है कई बार, तो मालाबार के नायर जनजाति जो है उसके संयुक्त परिवारों को थारवाड़ कहा जाता है। तो हम एक वर्ड से समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि, और किसने दिया है, तो हिंदू लॉ कस्टम बुक में जेडी मेन ने दिया है। एक लाइन है और उसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, तो थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा ये भी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। को इस व्यवस्था का एक पूर्णतम उदाहरण माना जाता है, किसको, नायर की जो प्रचलित संयुक्त परिवार है उनको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विस्तृत परिवार समझ लेते हैं। विस्तृत परिवार क्या होते हैं। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी, एक मिनट, इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। एक पक्षी यानी कि माता पितृपक्ष, मतलब किसी एक पक्ष से, या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं, यानी कि माता पिता दोनों के पक्ष से हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब ऐसे संबंध माता पिता के पक्ष दोनों से हो सकते हैं, तो इनमें परिवारों का संबंध और रिश्तेदारी का ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब इतने ज़्यादा फैमिली में मेंबर है कि माता की साइड से भी लोग रह रहे हैं, पापा की साइड से भी लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई कौन मौसी है, कौन बुआ है, इतने ज़्यादा मेंबर हैं घर में कि समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है रिश्तेदारी का, परिवार का। जो आया मेंबर बढ़ता गया परिवार में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, व्यापक रूप हो जाता है परिवार का। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान व कार्य एक ही होता है, मतलब एक ही कार्य होगा, एक ही रहने का स्थान होगा, और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कोई एक हेड हो जाएगा, सबसे उम्र का व्यक्ति हो सकता है, या मतलब जो ऐसा है जो कमाता ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो कहीं ना कहीं मुखिया बन जाता है घर का। तो मुखिया को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं सभी, क्योंकि सब लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। डॉक्टर दुबे के अनुसार विस्तारित परिवार की संज्ञा उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबंध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा होता है। क्या है कि उस परिवार को डॉक्टर दुबे ने बोला है संयुक्त परिवार या संकुल परिवार, जो वंशानुक्रम मतलब वंश से तो संबंधित हैं एक दूसरे से, लेकिन भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा हुआ है। जैसे एक बोलते हैं ना कि ये मेरा परिवार है, खानदान बोलते हैं, जिसे हर जगह प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड यूज़ किया जाता है। कहीं खानदान बोला जाता है, कहीं मुझे इस परिवार बोला जाता है, परिवार ही बोल देते हैं कि अपना घर तो हमारे, ये मेरी फैमिली है, इंग्लिश में बोलेंगे ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। बाकी आगे ये गाँव ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो बहुत सारे घरों को मिला के बोल दिया जाता है ये मेरा परिवार, तो कहीं ना कहीं उसको ही संयुक्त परिवार बोला गया, जिसे खानदान भी बोला जाता है, पाटीदार भी बोला जाता है। जो आप बनारस साइड चले जाएंगे, बनारस और प्रतापगढ़ साइड चले जाएंगे तो यह पाटीदार बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको उन चीज़ों से रिलेट करके चल रही हूँ। निवास के स्थान के आधार पर, अब निवास के आधार पर भी परिवारों को बांटा गया, तो उनको भी समझ लेते हैं। विवाह के बाद दंपति का निवास स्थान कहाँ हो, इस आधार पर भी परिवारों का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। तो निवास स्थान के आधार पर भी परिवार का वर्गीकरण किया है, तो उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 है पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के
पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती हो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे हिंदू जो कल्चर में व्याप्त है, क्या है, पत्नी जो लड़की है वो शादी करके जाएगी, पति और उसके माता पिता के साथ उसकी फैमिली में रहेगी। हिंदुओं, मुसलमानों एवं भील, अब मैंने बोला था ना कि थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा क्या है, और खरिया देखिए, जनजातियाँ भी मिल गई आपको साथ साथ में। और आपकी पेपर की दृष्टि से जनजातियाँ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हिंदू कल्चर पता है, आपको मुस्लिम कल्चर पता है, लेकिन आपको विवाह के संबंध में और परिवार के संबंध में जनजातियों के बारे में नहीं पता। और ये सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपके लिए जनजातियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं। मुसलमान एवं भील, खरिया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है। ठीक है ना, तो पितृस्थानीय परिवार आपको जनजातियों में पता चल गया, फिर भील और खरिया हैं, बाकी हिंदू और मुसलमानों में भी पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मातृस्थानीय परिवारों में। इसके विपरीत जब विवाह उपरांत पति पत्नी के साथ माता पिता के निवास स्थान पर पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, अब इसमें क्या है, पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं घर जमाई, तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार भारत में मालावार के नायरों, खासी, गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। अब मातृस्थानीय परिवार आप लोग समझ सकते हैं, मालावार के नायर, खासी और गारो, ठीक है ना, तीनों जनजातियों में मातृस्थानीय परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नविस्थानीय परिवार देख लेते हैं, क्या होता है नविस्थानीय परिवार। जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना तो पति पक्ष के लोगों के साथ और ना ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं, तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। अब बहुत से जनजातियों और बहुत से कल्चर में ऐसा व्याप्त है कि शादी कर दी, दोनों कहीं अपना नया निवास स्थान बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ मुंबई, दिल्ली आप चले जाएंगे शहरों में, तो वहाँ ये चीज़ व्याप्त है कि लड़की माता पिता ना लड़की वालों के साथ रहती है ना लड़के वालों के साथ रहती है। पति कमाने गया है अगर बाहर, तो पत्नी भी उसके साथ चली जाएगी, वहीं दोनों अपने रहने का कहीं ना कहीं बना लेंगे। मातृपितृ स्थानीय परिवार, मातृपितृ स्थानीय परिवार क्या है उनको भी समझ लेते हैं हम लोग। कई समाजों में नवविवाहित दंपत्ति पति एवं पत्नी में से कोई एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। ऐसे परिवार को मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस परिवार में बाध्यता नहीं है कि आपको पत्नी के मायके में रहना है या पति के साथ रहना है, कहीं भी रह सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है, आप दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार के साथ रह सकते हैं। मामा स्थानीय परिवार, इसे मातुल स्थानीय भी बोलते हैं। इसमें नवविवाहित दंपत्ति पति की माँ के भाई, पति की माँ के भाई मतलब मामा, अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को मामा से मिलती है। आप एक सोच के देखिए। अब जनजाति पे आ जाते हैं। ट्रोवेंडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है। सॉरी तो ये प्रथा क्या है, ट्रोवेंडा द्वीपवासियों में प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ रहने आएगा। तो कौन सी जनजाति में, तो ट्रोवेंडा द्वीपवासियों के, जो ट्रोवियंडा द्वीपवासी हैं वहाँ रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनमें व्याप्त है। भारत में मातृवंशीय परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवार पाए जाते थे, मतलब पहले पाए जाते थे, प्रेजेंट में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। द्विस्थानीय परिवार, अब द्विस्थानीय परिवार देख लेते हैं क्या होते हैं द्विस्थानीय परिवार। कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। मतलब कुछ जगह ऐसा है कि पत्नी अपने घर रहेगी, पति अपने घर रहेगा, ठीक है ना, जहां जन्म हुआ वहां रहेगा। लक्षद्वीप, केरल, अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। यानी कि भारत में देखिए लक्षद्वीप, केरल और अशांति, पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है। तो इसका क्या है कि जन्म के समय अपने परिवार में ही रहेगा, बाकी रात्रि में वो क्या है चला जाएगा अपनी पत्नी के पास। क्यों, क्योंकि वह दिन में अपने माता पिता के साथ काम करने आता है, उनका हाथ बटाएगा। बाकी अधिकार के आधार पर, थर्ड प्रकार क्या है, अधिकार के आधार पर, अब इसको भी समझ लेते हैं। परिवार में माता पिता में से किसी की सत्ता चलती है या किसे अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर का है पितृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार समझ लेते हैं क्या होते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं, वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल, जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उसमें क्या है, पिता ही जो होता है वो कर्ता धर्ता होता है, परिवार का नियंत्रण क्या है पिता के हाथ में होता है। मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता में या स्त्री
में ही अधिकार या सत्ता निहित होती है। तो किसमें? माता या स्त्री में होती है सत्ता निहित। वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती हैं। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से ये कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को ये अधिकार वास्तविक हैं तो कहीं नाम मात्र के। बिल्कुल कहीं कहीं किसी समाज में आपको मिल जाएगा वास्तविकता में अधिकार मिले हुए हैं, कहीं कहीं पे क्या है दिखावे के लिए केवल मिले हैं। भारत में नायर, अब आपको जनजातियाँ याद रखनी है, जनजातियाँ देख लीजिएगा। भारत में नायर, खासी, गारो आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो खासी, गारो, नायर हैं, उनमें क्या है इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर, अब नेक्स्ट प्रकार पढ़ लेते हैं हम लोग उत्तराधिकार के आधार पर। अधिकार की तरह एक ही परिवार में संतानों को पद आदि दिए जाने के क्रम में पितृपक्ष के पुत्रों को या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जा सकता है। इस आधार पर भी परिवार दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो क्या है, इस आधार पर परिवार दो प्रकार के पाए जाएंगे उत्तराधिकार के आधार पर कि पुत्री को देना है या पुत्र को देना है। तो पितृमार्गी परिवार देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, यानी कि पिता के पक्ष से जो है अधिकार तय किए जाएंगे। मातृमार्गी परिवार, इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं समझने लायक मुझे लगता है। पितृपक्ष तय करेगा, यानी कि पिता के मायके वाले यानी कि दादा दादी पिता तय करेंगे पितृमार्गी परिवार में। मातृमार्गी में मतलब माता के पक्ष के लोग यानी कि माँ, नाना, नानी, मामा जो भी हैं वो तय करेंगे। वंश नाम के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर किया जाता है। वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबंध करते हैं। अब पहला है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। किसके नाम से चलेगी? पिता के नाम से चलती है, जो हिंदू कल्चर में व्याप्त है। पुत्रों की पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं में परिवार पितृवंशीय हैं। बिल्कुल, तो हिंदू के परिवार कैसे हैं? तो पितृवंशीय हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मातृवंशीय परिवार देख लेते हैं। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से ही पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं, मतलब माँ से पुत्रियों को मिलेंगे। और पितृवंशीय में क्या है? पिता से पुत्र को मिलेंगे। मालावार के नायरों में यही प्रथा है। तो किसमें है? नायरों में, मालावार के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उभयवाही परिवारों में कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ चलती हैं। तो क्या है? दोनों वंश नाम की परंपराएं क्या है? साथ में चलेंगी। उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंध रहता है। क्या है? चारों से संबंधित रहेगा, दादा दादी से भी, नाना नानी से भी, दोनों के वंश नाम लगेंगे। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रहता है। अन्य दो संबंध यानी कि दादी और नाना, मतलब आप देखिए उधर दादा है और फिर नानी का संबंध है और दादी का नाना के साथ जोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवाह के आधार पर परिवार देख लेते हैं। एक विवाही परिवार, इसकी बात कौन करते हैं? तो वेस्टरमार्क करते हैं, आप लोग को पता है। एक विवाही परिवार एक पुरुष या एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो एक ही स्त्री से करने दिया जाता है, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष व पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार से तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री व पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है। तो एक विवाही परिवार हम लोग पढ़ चुके थे, वेस्टरमार्क इसकी बात करते हैं। और इसके भी हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े थे, लेकिन वो विवाह चैप्टर में पढ़ लिए थे, तो उसी आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है कि अगर एक पत्नी रहेगी तब दूसरा विवाह नहीं कर सकते, लेकिन पत्नी की मृत्यु या तलाक होने पर क्या है दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो उस आधार पर भी परिवार का निर्माण होता है। बहुविवाही परिवार, ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके अनेक रूप हैं। तो बहुपत्नीक परिवार, इसमें मुझे नहीं लगता, सिर्फ हम लोग जनजातियाँ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हम लोग क्यों अपना करें। चलिए समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा है भी नहीं इसमें। जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्नीक परिवार कहते हैं, जो मुस्लिम समुदाय में व्याप्त है। मुसलमानों में एक पुरुष 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बैगा, गोंड जनजातियों में बहुपत्नीक परिवार पाए जाते हैं। किसमें? नागा, बैगा और गोंड में। ठीक है, बहुपति विवाही परिवार देख लेते हैं। जहाँ एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी दो रूप हैं। एक वह जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, इसे भ्रातृक बहुपति परिवार कहते हैं। ठीक है ना। द्वितीय अभ्रातृक बहुपति परिवार, इसमें क्या है भाई नहीं होंगे, पति जो भी होंगे,
वह परिवार जिसमें पति एक दूसरे के भाई ना होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार, बावर के खस, अब जनजातियां आप नाम याद रख लेंगे कौन है, तो जौनसार, बावर के खस, नीलगिरी के टोडा, मालाबार के नायर लोगों में तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप भ्रातृक पति विवाह के परिवार देख लेंगे कि कहाँ हैं, जौनसार के बावर, खस, नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर लोग, और तिब्बत में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं समूह विवाही परिवार। जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। तो क्या है, जब पूरा समूह एक दूसरे से विवाह कर ले, सभी भाई एक भाई से एक पत्नी से कर ले, तो क्या है उसे समूह विवाही परिवार कहते हैं। सॉरी, एक पत्नी से नहीं, एक समूह की सभी स्त्रियों से विवाह कर ले तो उसे समूह विवाही परिवार कहते हैं। परिवार के कुछ अन्य स्वरूप देख लेते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग से इतना सब कुछ वो नहीं पूछा जाएगा जितना इनमें से पूछा जाता है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका लालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। तो किसमें, जिसमें जन्म लेता है तो उसको जन्म मूलक परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन होते हैं। ठीक है ना, जिनका विवाह ना हुआ वो भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार, ऐसे परिवारों का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी, अविवाहित बच्चे होते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के परिवारों को हम चित्र से समझ लेते हैं। अभी क्या है कि जो पति पत्नी है, बीच में जो डबल का निशान दिख रहा है तो ये क्या है, विवाह हुआ तो उनके क्या है, बच्चे हुए। ठीक है ना। तो जो बेटा है उसका सा है उसका नाम, उसकी शादी इधर हो जाती है, दूसरी बा में जो एरो लगा है, दूसरा घेरा बना हुआ है, एक मिनट मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो दूसरा घेरा बना हुआ है तो इनके अभी बच्चे हैं। ठीक है ना। तो ये प्रजनन मूलक, ये बेटा है, इसने दूसरे से शादी कर ली तो इसका प्रजनन मूलक परिवार इधर बन गया, इसका जनन मूलक परिवार। इसमें इसने जन्म लिया था क्योंकि इसके माता पिता हैं, ये इसके माता पिता हैं, डबल टिक लगा है, ये पिता है त्रिभुज वाले, गोल वाली माता है, तो ये पुत्री हुई गोल वाली, और ये क्या है, बेटा हुआ। बेटा ने शादी की दूसरी स्त्री से, उसके 3 बच्चे हुए, तो ये क्या है, इसका प्रजनन मूलक परिवार हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं समृद्ध परिवार पे। लिंटन ने परिवार 2 प्रकार के बतलाए हैं। तो किसने बताए हैं, लिंटन ने बताए हैं। एक है समरक्त परिवार और एक विवाह संबंधी परिवार। तो समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात कौन करते हैं, तो राल्फ लिंटन करते हैं। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। उदाहरण के लिए नायर परिवार जो मात्र सत्तात्मक है, में पति यदा कदा ही कहीं पत्नी के यहाँ आकर रहता है, अधिकांशतः एक स्त्री के सभी मात्र वंशज ही उसमें रहते हैं। क्या है इसमें कि जो नायर परिवार है मात्र सत्तात्मक है, तो पति कभी कभार अपनी पत्नी के यहाँ जाएगा, वरना क्या है सभी एक साथ ही रहते हैं, जो मात्र वंशज है उसी में रहते हैं, यानी कि लड़की जो है उसकी सभी बहनें हैं, नहीं माता के यहाँ ही रहेंगी। विवाह संबंधी परिवार देख लेते हैं। ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी या विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, किंतु मुख्य जोर विवाह संबंध पर ही दिया जाता है। रक्त संबंधी का मतलब हो गया भाई बहन, और विवाह संबंधी का मतलब हो गया पति पत्नी। ठीक है ना। तो सब साथ में रहते हैं। ग्रामीण परिवार, भारतीय ग्रामों में पाए जाने वाले परिवार संयुक्त प्रकार के होते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तथा सदस्यों में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। सजातीयता, परंपरा एवं धर्म की प्रधानता, रूढ़िवादिता, कठोर सामाजिक एवं नैतिक अनुशासन कर्ता की निरंकुशता एवं सहयोग ग्रामीण परिवारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या है, सजातीयता यानी कि एक जाति के होंगे, परंपराएं उनकी हैं, धर्म की प्रधानता रखेंगे, रूढ़िवादी होते हैं, कठोर सामाजिक एवं नैतिक अनुशासन होते हैं। ठीक है ना, कि जो घर का मुखिया होगा उसकी बात माननी है, कठोर उसने नियम बना दिए वही मानने, जो धर्म है उसकी मानना है, परंपराएं पुरानी चली आ रही है उनको भी मानना है, कुछ रूढ़ियाँ भी हैं जो पुरानी चली आ रही हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब नगरीय परिवार देख लेते हैं। नगरीय परिवार इस प्रकार के परिवार नाविक प्रकार के होते हैं जो औद्योगिकरण की देन है। लघु आकार, स्वतंत्रता, समानता और गतिशीलता इस प्रकार के परिवारों की प्रमुख विशेषता है। तो नगरीय परिवार क्या है, औद्योगिकरण की देन है, बिल्कुल देन है। लघु आकार होता है इनका, छोटा आकार, पति पत्नी और बच्चे। स्वतंत्रता होती है, आप दिल्ली चले जाइए या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो वहाँ चले जाइए, वहाँ स्वतंत्र रूप से लोग रहते हैं, ना सास के ताने, ना ससुर का भार, ना मायके का जाने का दिक्कत, ना ससुराल आने का वो जो भी है ये सब नहीं होता है, स्वतंत्र रहते हैं लोग। सब समानता, पति पत्नी समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो समानता देखी जाएगी वहाँ। दोनों एक ही फैक्ट्री में मैनेजर हैं तो कहीं ना कहीं उनमें समानता है। गतिशीलता भी है क्योंकि परिवार बदलता रहता है स्वरूप इसमें, तो गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने परिवार के प्रकार पढ़ लिए। हालांकि मैं चाह रही थी कि आज मैं परिवार का चैप्टर पूरा कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाया। उसका रीज़न था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी अभी आपकी क्लास भी होने जा रही है मेरे ख्याल से 28 मतलब वही 30 मिनट यानी कि हाफ आवर की हो चुकी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अच्छी लगे तो। और अभी भी अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे नीचे बता दीजिएगा कि आवाज़ की दिक्कत हो रही है अभी भी या नहीं हो रही है।
ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।